So yes, student, let's start. Motion in a straight line. It's been motion in a straight line means when the body is going in a straight line, rectilinear path, है ना? Clear? तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं मैकेनिक्स. तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स दैट इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट. बॉडी किस कंडीशन में रेस्ट में है, अगर मोशन में है तो किस कंडीशन में है, जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे आसपास हैं हमें इस चीज़ की स्टडी करनी है बच्चों. अगर बॉडी हमारे आसपास रेस्ट की कंडीशन में है तो रेस्ट की कंडीशन में क्यों है, मोशन में है तो कैसे मोशन में है, क्यों मोशन में है, ये सारी स्टडी हमें करनी है. तो इट इज़ नोन एज द मैकेनिक्स. ठीक है, जैसे कि अब यहाँ से क्लियर होगी ये बात. ये सब ब्रांचेज हैं मैकेनिक्स की. सबसे पहले है स्टैटिक्स. नाम से क्लियर हो रहा है स्टैटिक्स. तो एट रेस्ट, यहाँ से एट रेस्ट. तो एट रेस्ट का मतलब है बच्चों दैट डील्स, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. कोई जो बॉडी रेस्ट में है उसकी स्टडी हम इसमें करते हैं. क्लियर है ना, किस कंडीशन में रेस्ट में है. तो जैसे यहाँ मैंने लिखा था कंडीशन ऑफ रेस्ट, तो वो ब्रांच होती है स्टैटिक्स. जो बॉडी हमारे आसपास रेस्ट में है उसकी हम स्टडी करते हैं. ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ लिखा है, और इन इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है ये भी कंडीशन हम समझेंगे. ठीक, इसका मतलब है व्हेन वेरियस फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी. इक्विलिब्रियम, सपोज दिस इज द वॉल और आई एम एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन ए वॉल. मैंने इस वॉल पे फोर्स लगाया, बट क्या है, वॉल किस चीज में है, रेस्ट में ही रहेगी. ठीक है, मैं इस पे फोर्स भी लगा रहा हूँ, ये मुझ पे फोर्स लगा रही है, रिएक्शन मुझ पे कर रही है, तो फोर्स लग रहे हैं, लेकिन बॉडी किस चीज में है, वॉल किस चीज में है, रेस्ट में है. तो दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. या वी कैन से व्हेन द वेरियस फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी. एक बॉडी पर हम डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन बॉडी फिर भी किस में है, बॉडी फिर भी रेस्ट में है. तो दिस इज नोन एज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब होगा उस पर फोर्स लग रहे होंगे काफ़ी सारे. ठीक है, फोर्स लगेंगे लेकिन बॉडी रहेगी रेस्ट में ही. ये तो बिल्कुल अलग है कि बॉडी एक मैंने रख दी रेस्ट में है, लेकिन एक बॉडी है उस पर फोर्स लग रहे हैं काफ़ी सारे, लेकिन वो फिर भी रेस्ट में. दिस इज नोन एज द इक्विलिब्रियम पोजीशन. नेक्स्ट देखते हैं काइनेमेटिक्स. काइनेटिक एनर्जी वाला. काइनेमेटिक्स यहीं से लग रहा है मोशन. ये है मोशन. ठीक है ना, ये मोशन है. तो इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बच्चों देखो दोनों चीज में है, काइनेमेटिक्स हो या डायनेमिक्स हो, दोनों में लिखा है कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ऐसी फिजिक्स की ब्रांच, ऐसी मैकेनिक्स की ब्रांच जिसमें हम बॉडी के मोशन, बॉडी जो मोशन में है उसकी स्टडी करते हैं. लेकिन डायनेमिक्स में भी लिखा है जब बॉडी मोशन में हो उसकी स्टडी करते हैं. तो दोनों में डिफरेंस क्या है, काइनेमेटिक्स में भी डायनेमिक्स में भी हम ऐसी बॉडी की स्टडी करते हैं जो मोशन में है, लेकिन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देम. तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से देखेंगे, विदाउट कंसिडरिंग द कोज ऑफ मोशन. काइनेमेटिक्स में बॉडी मोशन में है, तो क्यों मोशन में है हम इस चीज को कंसीडर नहीं करेंगे. हमारी तरफ से तो बस मोशन में होना चाहिए. हम बॉडी का मोशन हमें देखना है. ठीक है ना, मोशन को टारगेट करेंगे, हम ये टारगेट नहीं करेंगे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. इसके पीछे क्या रीजन है ये हमें स्टडी नहीं करना है. ठीक है, लेकिन डायनेमिक्स में बॉडी मोशन में भी है, ये भी स्टडी करना है, लेकिन कोज ऑफ मोशन, किसके कारण वो मोशन में है, ये भी हमें स्टडी करना है. ठीक है, तो ये याद रहे. ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में ही काइनेमेटिक्स हो डायनेमिक्स हो, दोनों में वी विल स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. बट काइनेमेटिक्स में हम किसके कारण मोशन में ये कंसीडर नहीं करेंगे, और डायनेमिक्स में ये कंसीडर करना है कोज ऑफ मोशन भी. ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्लियर है? तो यू में टेक द स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने नोट्स तुम्हें दिए हैं इसके, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। क्लियर? ये मैंने इसको रफ कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों हम, क्योंकि न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है यहाँ से। एक इसमें वर्ड आएगा बच्चों पॉइंट ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। रेस्ट, तो बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट और बॉडी इज इन मोशन, ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। बॉडी रेस्ट में है, बॉडी मोशन में है, तो बॉडी कोई रेस्ट में है तब, यहां से देखते हैं। ए बॉडी इज इन रेस्ट, कब रेस्ट में होगी? ए बॉडी सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट्स पोजीशन, इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होती है। किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, सपोज करो मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं देख रहा हूं एक ऑब्जेक्ट को, अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ, और मैं मुझे स्टेशनरी रहना है, तो उसका मतलब वो चेंज नहीं हो रही है ना। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं उस बॉडी को देख रहा हूँ काफी टाइम से, लेकिन वो वहीं पर है, तो वो मेरे रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, तो वी कैन से बॉडी एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। अगर इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा, क्या? इफ इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली, इफ इट्स पोजीशन चेंजेस, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी, कोई भी स्टेशनरी बॉडी है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये याद रखेंगे बस हम, ये सब यू नो वेरी वेल, है ना, 9th स्टैंडर्ड में सबने पढ़ा है। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विद पैसेज ऑफ टाइम, तो ऐसी ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कैसी है? मोशन में है। तो एक पॉइंट बच्चों और इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव मोशन वाली, हम जैसे कहते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, ये वो देखेंगे। ये बस है, ठीक है, चलिए, एक दूसरी बस है यहां पर, ठीक है। यहां पर कोई बैठा हुआ है, यहां पर तुम बैठे हुए हो, यहां पर कोई अलग पर्सन है और यहां पर तुम हो। दोनों, इसकी बस की स्पीड भी 10 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड भी 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। दो बसेस हैं, एक में कोई बैठा हुआ है, एक में तुम बैठे हुए हो विंडो पर, तो तुमने दूसरे वाले को देखा और दोनों बस रनिंग में है, ठीक है, और दोनों की स्पीड सेम है। तुमने इसको देखा ऐसे और दोनों बस चल रही हैं, तो बॉडी क्या कहलाएगी? मोशन में कहलाएगी या रेस्ट में कहलाएगी? यस, अवनी, रिया, आयुषी, चलो ठीक, यस, वेरी गुड, रेस्ट में कहलाएगी, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि ये बस ए है, ये बस बी है, बी के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, कितना भी आगे चले जाए क्योंकि सेम स्पीड है, ये इसको यहीं दिखाई देगी, तो ये किस में कहलाएगी? रेस्ट में, ठीक है ना। तो ये भी याद रखें, ये नहीं है कि चल रही है तो मोशन में कहेंगे, तो अच्छे से इसको समझ लें, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, वीडियो में बीच बीच में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर मुझे वीडियो देखने के बाद ही देने हैं, उसी के अकॉर्डिंग आई विल टेक द अटेंडेंस, ठीक है, रिमेंबर। इसको मैं रफ कर दूं, ये मैंने कर दिया रफ, ठीक है। ये तो क्लियर है, रेस्ट में, मोशन में, और रेस्ट में अगर चल भी रही हो तो क्या देखना है हमें? विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं,
ऐसा हमें देखना है। अब बच्चों थोड़ा सा, क्योंकि इसमें हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हैं एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इन पे है इंस्टेंटेनियस, तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं छोटी छोटी। एक बार एक जगह डिस्टेंस डाल लेते हैं, एक बार इसको गो थ्रू हो जाते हैं। एक है डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो थोड़ा सा इसको एक बार देख लें। वैसे सबको मैंने नोट्स दिए हुए हैं इसके। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल पाथ जो हम चलेंगे बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जितना भी हमने पाथ चला है, तो ऑल क्या कहलाएगा, वो डिस्टेंस कहलाएगा। सपोज हम यहाँ से ए से चले, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, बी पर आए, तो जितना भी ये पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ए है और ये ऐसे चला, ये ऐसे चला, हम जानते हैं अच्छी तरह। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है ना, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमने पता है हमें डिस्टेंस फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में जितना पाथ फॉलोड किया है ऑब्जेक्ट ने, तो टोटल पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। बट इन डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है ना, तो ये क्लियर है। दूसरा पॉइंट, चलो ये इसको फर्स्ट पॉइंट हमने मान लिया। सेकंड पॉइंट बच्चों क्या हो सकता है, इनकी यूनिट डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, ऐसा यूनिट यानी कि इट इज मेजर्ड इन मीटर, मीटर, और ये भी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो डिस्टेंस, तो ऑल्सो मीटर, ये भी मीटर है। ठीक है, दोनों की यूनिट सेम है। अब देखते हैं कि वेक्टर है या स्केलर, तो डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, तो टोटल पाथ ट्रेवल पे डिपेंड करता है डिस्टेंस, तो इसलिए डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, चलते हैं डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में, तो यानी कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हुआ। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों इसमें, नंबर 4 जो हम पढ़ेंगे, डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा हमेशा, और जीरो भी हो सकता है ना, जीरो भी हो सकता है, जब डिस्टेंस चलेंगे ही नहीं तो जीरो हो सकता है। लेकिन नंबर 4, इट मे बी पॉजिटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, डायरेक्शन जब रिवर्स हो जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगा। और जीरो, जीरो भी हो सकता है अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही हो जाए। ठीक है ना, तो ये जीरो भी हो सकता है। हमारा जो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बनता है बच्चों, वो बनता है क्वेश्चन, तुम्हें बताना है, मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन है व्हेन विल, तो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है, व्हेन विल द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल, ये बताना है ना। ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे, ऐसा मुझे बताना है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है और आगे चलते हैं। तो ये बच्चों इसमें याद रखना है, मैं है ना, नेगेटिव मैंने लिखा है, नेगेटिव डिपेंड होता है जब डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ऐसे जा रहे हैं फिर ऐसे आ रहे हैं, वो मैं थोड़ा सा और क्लियर करेंगे इसको न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन मेरा ये है, व्हेन विल द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल। क्लियर, इसको मैं रब कर दूं, क्लियर है।
रफ कर रहा हूं मैं इसको, ये मैंने रफ कर दिया। बच्चों एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पर, वो ये है, चलिए उसको देखते हैं अभी। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमने ये किया। एक कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं, चलो पहले उस पर आ जाते हैं, स्पीड और उस पर, वो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3D, 1D, 2D, 3D सुना होगा मूवी में भी बहुत बार, बट 3D मूवी आई है ना। वैसे तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन यानी कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट में यहाँ क्या हो सकता है, डेप्थ भी हो सकता है, तो इस पर डिपेंड करता है। और वैसे हम देखें तो हमारे कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं, 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, है ना, एक्स, वाई, जेड, ये 3 कोऑर्डिनेट है। तो हमें कैसे पता लगे कि बॉडी 1 डायमेंशन में है, बॉडी 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको और जरा देख लेते हैं यहाँ पर। ये है, मैंने लिखा है 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मतलब है बॉडी, व्हेन द बॉडी इज मूविंग ए स्ट्रेट लाइन, ऐसे चल रही है और यहाँ पे रुक गई, ओ से चलना स्टार्ट हुई, ठीक है, और यहाँ ए पे रुक जाती है, यानी कि यहाँ से चलना शुरू ही ओरिजिन से और वो यहाँ पे रुक गई, ठीक है। तो इसके लिए कितने एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, या लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इसमें से 3 चीजें हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, 3 डायमेंशन है हमारे पास, 3 कोऑर्डिनेट है, एक्स, वाई, जेड। ऐसे चली तो इसमें क्या मेजर करना पड़ेगा, केवल एक्स एक्सिस मेजर करना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक, और पता लग जाएगा कि ओरिजिन पोजीशन से बॉडी अब इस टाइम कहां पर है। तो हमें इसमें केवल लेंथ मेजर करनी है और वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो केवल लेंथ की जरूरत पड़ी, एक डायमेंशन की जरूरत पड़ी, या वी कैन से एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी, एक्स एक्सिस की, ठीक है। तो ये 1 डायमेंशन है, एक ही डायमेंशन हमारा काम हो गया बॉडी की पोजीशन को हमें बताने के लिए। क्लियर है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही हो तो यहाँ से वहां गई तो 1 मीटर की स्केल लेंगे और नाप के बता देंगे, बस उसकी पोजीशन पता लग जाएगी। तो 1 डायमेंशन की जो जरूरत पड़ी हमें। अब आते हैं 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में बॉडी यहाँ पर है, यहाँ पर है बॉडी, बॉडी यहाँ पर है, ठीक है। तो बॉडी यहाँ पर है तो बतानी पड़ेगी अब हमें कैसे, यहां से हमें बताना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस है और वाई एक्सिस पर कितना डिस्टेंस है, जब बॉडी की पोजीशन फाइंड आउट होगी। याद रखें इसको, अगर बॉडी की पोजीशन हमें टारगेट करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है कि हम बताएंगे कि भाई एक्स एक्सिस से इधर जाओ, एक्स एक्सिस से इधर चले जाओ, चले गए, और वाई एक्सिस से ऐसे बच्चों, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और बॉडी है यहाँ पर, ठीक है। उसने बताया कि भाई एक्स एक्सिस से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। उसने कहा एक्स एक्सिस पर 3 मीटर चलो, 3 मीटर आ गए, इसको बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दिया। वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस से चलो 4, दोनों जहां पर मिलेंगी बॉडी की पोजीशन वहीं पर है। तो इसकी पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हम, तो वी नीड 2 कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई। तो ये है 2 डायमेंशन, ठीक है। अब चलते हैं 3 डायमेंशन, 3D, ठीक है। तो हमने काफी सुना है कि 3D मूवी आती है, तो 3D मूवी का मतलब क्या है, तो 3 डायमेंशन यानी कि जैसे कि एग्जांपल ए फ्लाइंग काइट, एक पतंग है, उसकी पोजीशन हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो दीवार का कोई भी कोना हम अगर हम पकड़ते हैं, जहां पर एक दीवार ऐसे है, एक दीवार ऐसे है, अगर यहाँ पर पोजीशन है तो बॉडी की तीनों एक्सिस से पोजीशन बतानी पड़ेगी हमें।
एक्स एक्सिस से भी, वाई एक्सिस से भी, जेड एक्सिस से भी। तो ऐसी बॉडी, ऐसी पोजीशन को हम कहेंगे बॉडी 3 डायमेंशन में है, ठीक है। तो 2 डायमेंशन का एग्जांपल, जैसे कि एक बॉडी लाई करती है स्क्वायर पे, एक बॉडी लाई करती है रेक्टेंगल पे, तो 2 डायमेंशन लेंथ ब्रेथ उसी से हमारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन 3 डायमेंशन में एक एरोप्लेन है, तो वो उसकी पोजीशन 3 डायमेंशन है, यानी कि क्यूब, स्पीयर, ठीक है ना, स्पीयर, ये सब एग्जांपल हैं 3 डायमेंशन की। क्यूबॉइड, ये ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का मतलब बच्चों ऐसे होता है कि अगर हम अपने हाथ से एक आंख को बंद कर लें और यू आर राइडिंग द स्कूटी और बाइक, और तुम स्कूटी या बाइक राइड कर रहे हो और एक आंख पे हमने हाथ रख लिया है और सामने गड्ढा है, तो वी कैन नॉट मेजर द डेप्थ ऑफ द, ठीक है ना, उस गड्ढे की हम डेप्थ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आंखों से, दोनों आंखों से हम 3D देख सकते हैं। डेप्थ हम दोनों आंखें जब खुली होंगी तभी बता सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो आगे देखते हैं बच्चों। तो पहले इतना क्लियर करें, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मोस्टली न्यूमेरिकल उसी पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।